बड़ी खबर लगातार आज तक पर आप देख रहे हैं। यूक्रेन और रूस के बीच जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, इन सब के बीच बड़ी खबर जो हिंदुस्तान के लिहाज से कतई ठीक नहीं है। एक भारतीय की जान चली गई। ये बड़ी कवरेज लगातार आप देख रहे हैं। यूक्रेन के खार्किव में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है। गोलाबारी में कर्नाटक के रहने वाले छात्र की जान चली गई। अपने आप में ये बेहद दुखद खबर है। यूक्रेन के खार्किव में भारतीय छात्र की जान चली गई है। विदेश मंत्रालय की ओर से इस खबर के बारे में जानकारी दी गई। कर्नाटक के रहने वाले 21 साल के छात्र जो हावेरी जिले के रहने वाले नवीन थे, वो अब हमारे बीच नहीं रहे। कर्नाटक के सीएम ने नवीन के परिवार वालों से बातचीत की है, उन्हें ढांढस बंधाया है, लेकिन यकीनन परिवार के ऊपर इस वक्त क्या गुजर रही होगी, क्या बीत रही होगी जब 21 साल का एक बच्चा उनका जो पढ़ाई करने के लिए मेडिकल की यूक्रेन जाता है, लेकिन वहां से वो वापस लौटकर नहीं आ पाता है। इन सब के बीच आपको बता दें, भारतीय वायुसेना की ओर से भी कोशिशें तेज कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद वहां पर जितने छात्र फंसे हुए हैं, जल्द से जल्द उनकी हिंदुस्तान वापसी पूरी तरह से सुनिश्चित कराई जा सके, क्योंकि 15,000 से ज्यादा बड़ी तादाद उन सभी की है जिनको बाहर निकालना भी अपने आप में कई चुनौतियों के साथ भरा हुआ है। और इन सब के बीच ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खार्किव में भारतीय छात्र की मौत का मामला सामने आया, उसके बाद से ही देश में मातम पसरा हुआ है, खासतौर से उन हिस्सों में जहां की वो रहने वाले। गोलीबारी में उनकी जान चली गई। विदेश मंत्रालय की ओर से इस बारे में खबर दी गई। वहीं रूस और यूक्रेन की जंग का आज 6वां दिन है। रूसी सेना ने खार्किव और कीव के बीच ओक्तिरका शहर के मिलिट्री बेस पर हमला किया, जिसमें 17 यूक्रेनी जो सैनिक थे वो मारे गए। वहीं रूसी फोर्स ने कीव, खार्किव और चेर्निहाइव में तोपों से अपने हमले तेज कर दिए हैं। आज की रात यूक्रेन के लिए, खासतौर से राजधानी कीव के लिए काफी ज्यादा मुश्किलों भरी रहने वाली है, क्योंकि जिस तरह की एडवाइजरी बार बार तमाम दूसरे देशों की ओर से जारी की गई है, या फिर हिंदुस्तान की ओर से भी अपने छात्रों के मद्देनजर जो एडवाइजरी जारी की गई है, उसके लिहाज से इस बात को समझा जा सकता है कि आज का ये जो वक्त है वो यूक्रेन के लिए, खासतौर से खार्किव के लिए और कीव के लिए किस तरह का है। इन सब के बीच हम वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब एक भारतीय छात्र 21 साल के नवीन की जान चली गई। परिवार वालों को लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन यकीनन उनके परिवार के ऊपर इस वक्त क्या गुजर रही होगी, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ पा रहे हैं। जब से यह खबर सामने आई है तब से वहां पर लगातार मातम पसरा हुआ है। परिवार वालों को सुध नहीं है। यूक्रेन में रूसी हमले तेज हो गए हैं। खार्किव में भारतीय छात्र की जान चली गई। बताया जा रहा है कि उनकी जान रूसी बमबारी की वजह से गई है। यूक्रेन में रूसी हमलों से हालात लगातार हर गुजरते वक्त के साथ वहां पर बद से बदतर होते हुए चले जा रहे हैं, और ऐसे ही एक हवाई हमले में खार्किव में भारतीय छात्र की जान चली गई है। और इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाज जी, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही हमारे साथ मेजर जनरल विशंबर दयाल साहब भी जुड़े हुए हैं, और साथ ही रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विशंबर दयाल साहब, आपसे शुरुआत करते हुए, भारतीय छात्र की मौत, जबकि 15,000 से अभी भी भारतीय ऐसे हैं जो यूक्रेन में जहां तहां फंसे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिशें तेज की जा रही है, लेकिन इस एक खबर ने सबको परेशान करके रख दिया है। मैं आपके पास आऊंगी। आशुतोष हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशुतोष, आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं और वहां से भारतीयों को रेस्क्यू करके हिंदुस्तान लाने की किस तरह की कोशिशें चल रही हैं? इस वक्त हालात कैसे बने हुए हैं, विस्तार से जानकारी दीजिए आप। चित्रा, देखिए, सबसे ज्यादा समस्या अब सीमा पर हो रही है, क्योंकि आज एक छात्र की मौत और उससे पहले चूंकि भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी, यूक्रेन में जो भारतीय दूतावास है उसने एडवाइजरी जारी की कि जितने भी लोग हैं खासकर कीव में, वो सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचे। मेरे साथ यहाँ जम्मू कश्मीर के कुछ छात्र हैं जो यूक्रेन से पहले निकले, वो पोलैंड तक गए। आज 5वां दिन है, 5 दिन लगे हैं उन्हें, तब जाकर के ये हंगरी पहुंचे हैं। और हालात आप इस कदर समझिए कि पहले तो शहर से निकलना है, वहां से निकल के ट्रेन पकड़नी है, कोई ट्रांसपोर्टेशन मीडियम चाहिए, जेब में पैसे नहीं है, कईयों को कई दिन से खाना पानी नहीं मिला है, और कि जिस सीमा पर ज्यादा भीड़ होती है, लगभग बताया उन्होंने कि 40 किलोमीटर लंबा जाम, ऐसे उन्होंने पैदल जाना पड़ा। जब वहां से नहीं निकल पाए, हालात मुश्किल थे, तब ये हंगरी की सीमा की ओर बढ़े। तो अब जाकर के वो हालात इस कदर मुश्किल हो गए हैं। हालांकि भारतीय जितने भी दूतावास है, खासकर यूरोप की ये जो यूक्रेन से लगती सीमाएं हैं, वहां पर स्केल ऑपरेशन बढ़ाया तो गया है, लेकिन अब ये संख्या जब बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो जो एफर्ट है, जो स्केल ऑफ एफर्ट है, उसको भी बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। कोई जरूरत में जो हाथ लगा वही लेकर के चला। बिल्कुल जी, ये जम्मू कश्मीर के हाजिम मेरे साथ हैं यहाँ पर। इनमें से एक छात्र का पासपोर्ट भी खो गया, तो वो दूतावास पहुंचे कि उन्हें वहां पर मदद मिल जाए। 5 दिनों का सफर एक भारतीय छात्र के लिए जो यूक्रेन से चला, कितना मुश्किल था? जी, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि कितना मुश्किल था।
मतलब आप खुद सोचिए कि मतलब हम 25 को वहाँ से निकले। 5 दिनों में कितनी बार खाना मिला आपको? 5 दिनों में कितनी बार, मुझे लगता है दो बार मिला होगा, 2 या 3 बार मिला होगा। और कितना पैदल चलना भी नहीं, मतलब वो पानी मिलता था और बिस्किट्स मिलते थे, 1-2 बिस्किट्स मिलते थे बस। पैदल कितना चलना पड़ा? पैदल हमें लगभग यहाँ से बॉर्डर तक 40 किलोमीटर चलना पड़ा, और वहाँ से फिर जब वापस 15 किलोमीटर। आपने बताया पोलैंड में लंबी लाइनें थी वहाँ पर। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी। तो वहाँ पे ट्रैफिक जो था वो पूरा रुका था। तो जो भी वहाँ पे इंडियन जो भी जा रहा था, तो हर एक को पैदल ही बाय फुट जाना पड़ा। आप ये बताएं कि आप जहां से निकले वहां भी कितने भारतीय छात्र और हैं? कितने लोगों को आपने बॉर्डर पर पोलैंड में देखा, और जहां आप से निकले वहां कितने छात्र थे आपके साथ? लास्ट टाइम जब मैं पोलैंड बॉर्डर पे था, वहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक 600 से ज़्यादा इंडियन थे। अब आप समझिए चित्रा की एक एक शहर में अगर 500-600 छात्र हैं और ये सब मोबिलाइज होंगे, क्योंकि जैसे ही ये वो छात्र हैं जिन्हें भारतीय दूतावास की ओर से जैसे ही एडवाइजरी जारी की, इन्होंने सबसे पहले ये समझा कि हम सुरक्षित इलाकों की ओर लौट चले। लेकिन ये कहानी बयां करती है कि दो देशों की लड़ाई में आम इंसान किस तरह। एक बड़ी खबर आई है आशुतोष, में फौरन आपके पास लौट कर आऊंगी। यूक्रेन का रूस पर सबसे बड़ा आरोप। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा आरोप लगाया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान सामने आया है, रूस ने युद्ध अपराध किया है। यूक्रेन की ओर से यह कहा गया है खार्किव शहर में रूस ने मिसाइल दागी है। जेलेंस्की ने रूस के हमले को आतंक करार दिया है। खार्किव में रूस की अंधाधुंध गोलाबारी अब लगातार जारी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की ओर से यह बड़ा दावा किया जा रहा है। इन सबके बीच आपको बताते चले, चाहे वो खार्किव का इलाका हो या फिर कीव जो राजधानी है, वहां आज की स्थिति बेहद भयावह होती हुई चली जा रही है। एक तरफ जहां हर किसी को कीव छोड़ने के आदेश जारी किए गए हैं, भारतीय छात्रों के लिए भी भारत सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी की गई थी कि हर हाल में कीव को छोड़ दिया जाए, बॉर्डर वाली जगहों पर तमाम छात्र पहुंच जाएं। तो यानी कि इसका इशारा अगर तमाम एक एक कड़ियों को हम जोड़ते हुए देखेंगे तो इसका मतलब यह है कि आज की रात कीव के लिए भारी पड़ने वाली है। वहीं रूस के आक्रमण को लेकर बैठक चाहता है यूक्रेन ने रूस पर यह अब तक का सबसे बड़ा आरोप लगाया है। बेलारूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर सैन्य तैनाती इन सबके बीच बढ़ा दी है। राष्ट्रपति जेलेंस्की का यह बड़ा दावा, बड़ा आरोप रूस के ऊपर। उन्होंने कहा है ना कोई माफ करेगा और ना ही कोई भूलेगा रूस ने जिस तरह का युद्ध अपराध किया है। राजेश पवार भी हमारे साथ इस वक्त कीव से जुड़ चुके हैं, लवीना टंडन भी हमारे साथ मौजूद हैं बेलारूस से। लेकिन सबसे पहले राजेश, आपका रुख करते हुए जेलेंस्की का ये बयान, इसके मतलब मायने क्या समझे जाएं युद्ध अपराध की श्रेणी में रखते हुए यहां पर राष्ट्रपति पुतिन को, और ये कहा है ना कोई भूलेगा ना कोई माफ करेगा? देखिए, ये यूक्रेन का शुरू से ही एक स्टैंड रहा है। जैसे कल मैं जब यूक्रेनियन गवर्नमेंट के द्वारा अरेंज की हुई बस पे पूरे शहर में घुमा हूं, जहां जहां हमें लेके गए हैं, उनका हमेशा ये दिखाने का प्रयास रहा है कि रूसी सेना और रूसी गवर्नमेंट ये जो सिविलियंस को टारगेट कर रही है, और उसमें बहुत बड़ी संख्या में सिविलियन लोग हताहत हो रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं। और यही उसकी ये आगे कड़ी है कि जब खार्किव पे हमला हुआ और कुछ सिविलियन एरियाज में मिसाइल्स गिरी हैं, तो ये उसी की आगे एक कड़ी है। इससे पहले कि मैं ये चीज खत्म करूं, मैं एक चीज बताना चाहूंगा छात्रों के बारे में। मेरे पास काफी छात्रों के फोन आ रहे हैं, उनके अभिभावकों के फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं हेल्प के लिए खार्किव से। अभी 5 मिनट पहले एक बेंगलोर से किसी अभिभावक का मेरे पास मैसेज आया कि वो उनकी एक बेटी वहां फंसी हुई है और वहां से निकलना है, उनको अभी टैक्सी मिली है और वो खार्किव से बाहर निकल रही है। ये खबर मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो भी अभिभावक देख रहे हैं, छात्र देख रहे हैं, प्लीज जहां आप बाहर निकले, खतरा है मैं मानता हूं, लेकिन प्लीज बाहर निकले। टैक्सी आपको मिलेंगी, आपको अगर ट्रेन स्टेशन पहुंचे आपको ट्रेन मिलेगी, आप खार्किव से निकल सकते हैं और 12 घंटे के अंदर अंदर प्लीज आप वहां से निकल जाएं। ओवर टू यू। ये बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं और यकीनन इस वक्त जरूरत इसी बात की है। आप यूक्रेन के कीव से इस वक्त लगातार आप लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश, मैं चाहूंगी आसपास की तस्वीरें आपकी क्या बयां कर रही हैं, क्योंकि जिस तरह की एडवाइजरी खासतौर से कीव को लेकर, हमले को लेकर जो बड़ी आशंका जाहिर की जा रही है, उसके मद्देनजर राजधानी कीव में इस वक्त की स्थिति क्या बोलती है? देखिए, राजधानी कीव में इस वक्त टोटल सन्नाटा है। चारों तरफ कोई भी इंसान, आपको लोकल आदमी बाहर घूमता हुआ नहीं दिख रहा है। कुछ सुपरमार्केट खुली हैं 3-4, इसके अलावा सब कुछ यहाँ बंद है। और उन सुपरमार्केट में जो सामान है, खाने पीने का सामान है या दूसरी ग्रोसरीज हैं, वो बहुत लिमिटेड है या खत्म हो चुकी हैं। तो यहाँ एक तरह से बिल्कुल सन्नाटा है। ये एक तरह से भूतिया शहर लग रहा है। ये शहर जो हमेशा लोगों की चहल पहल से भरा रहता था, इस वक्त बिल्कुल खाली है। और ये उम्मीद की जा रही है, जो खबरें आ रही हैं, जैसे कि रूसी सेना का जो जमावड़ा है
कीव के बिल्कुल बाहर वो काफी बढ़ चुका है। बिल्कुल। और जो कल बातें शेड्यूल्ड हैं कल शाम के लिए पोलैंड और बेलारूस के बॉर्डर पर, अगर वो फेल होती हैं, जो कि मैं फिर कह रहा हूं कि मोस्ट लाइकली वो फेल ही होंगी, तो ये इन्वेजन लॉन्च किया जाएगा। और मेरा अनुमान ये है कि जो ये इन्वेजन होगा, जो कीव के ऊपर असॉल्ट होगा, वो कल रात को होगा। ओवर टू यू। कल रात को होगा, आज रात को क्या होगा, तरह तरह की आशंकाएं बनी हुई है। इन सब के बीच भारत की जो सबसे बड़ी चिंता है वो अपने छात्रों को लेकर के, हमारे जो छात्र इस वक्त वहां पर फंसे हुए हैं। आपको बता दें, भारत सरकार की ओर से 4 मंत्री भी अलग अलग हिस्सों में जाकर वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे हुए हैं, ताकि हम अपने छात्रों को पूरी तरह से सुरक्षित निकालकर लेकर आ पाए। खार्किव से लगातार जानकारी हमारे संवाददाता दे रहे हैं। सीधे बुखारेस्ट का रुख करेंगे। लवीना टंडन वहां से जुड़ चुकी हैं। लवीना, आपके पीछे भी तमाम छात्र दिखाई दे रहे हैं। वहां से छात्रों को हिंदुस्तान वापस लाने के लिए किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, अभी क्या स्थिति है वहां की? लवीना। सुबह एक फ्लाइट गई थी यहाँ से बुखारेस्ट से भारत की तरफ, और एक फ्लाइट रात की है एयर इंडिया की। अभी हमें सिर्फ इन 2 फ्लाइट्स की जानकारी है, क्योंकि ये इस तरह की यहाँ भी जद्दोजहद जारी है कि जितनी फ्लाइट्स हो सके वो मिले। लेकिन समस्या यहाँ पे ये भी है कि शेल्टर होम्स तो हैं, लेकिन लोग जब बॉर्डर से आते हैं तो हताहत हैं, बिल्कुल बहुत परेशान हैं, बहुत मुश्किलों का सामना करके वहाँ से किसी तरह यहाँ पहुँचते हैं। और कभी कभी इस आपाधापी बहुत है। आपाधापी के चक्कर में कोई पहले निकल जाता है, कोई पीछे रह जाता है, तो वो एक बहुत बड़ी यहाँ पे आपाधापी की सिचुएशन हल्की जरूर है। आप पीछे मेरे साथ जो साथी बैठे हैं, इनके ऊपर किसी ने चढ़ दिया, इनका पैर टूट गया है और बहुत परेशानी से अपने आप यहाँ चल के आए हैं। अब उनको क्योंकि कई दफा रास्ते में आते समय इनका इंटरनेट नहीं है, इनके पास फोन नहीं है, इनके पास एडवाइजरी और इनके पास कोई जानकारी नहीं पहुंच रही है। जानकारी का अभाव बहुत ज्यादा है, क्योंकि जरिए बहुत कम है उन पर जानकारी पहुंचने के, क्योंकि उसके लिए आपको इंटरनेट और इस तरह की सुविधा चाहिए। तो इस जानकारी के अभाव में यहाँ पहुंचना, आपाधापी, इस तरह की परेशानियां यहाँ जरूर हैं। और के पहले जाना, क्योंकि माँ बाप भी बहुत परेशान हैं, वहां से लगातार फोन कर रहे हैं कि आप आइए, किसी तरह अपने आप आ जाइए। लेकिन अपने आप आने के लिए फ्लाइट्स बहुत महंगी और कोविड के चलते RT-PCR टेस्ट भी जरूरी होते हैं। तो इन परिस्थितियों से ये लोग गुजर रहे हैं। थोड़ी सी शांति रखना, थोड़ा सा कम्युनिकेशन बेहतर करना, ये 2 बहुत जरूरी है। लेकिन ऑफिशियल्स भी काम कर रहे हैं, वॉलंटियर्स आके भी सामने काम कर रहे हैं। ज्यादा लोग जुड़े, ये बहुत जरूरी है कि ज्यादा लोग जुड़ के एक तरह से इसको प्रैक्टिकली इसकी हेल्प हो और कम्युनिकेशन पहुंचे और सही तरीके से पहुंचे। हालांकि फ्लाइट एक और रात में जा रही है। लोग आप पीछे देखें, सारा एयरपोर्ट भरा हुआ है। यहाँ भारतीय विद्यार्थियों से लिस्ट बन रही है, और लिस्ट में कौन जाए और कैसे जाए, किसका नाम पहले आए, वो सबसे बड़ी यहाँ पे मुहिम चल रही है। सबसे बड़ी ये चुनौती इस वक्त बनी हुई है। यकीनन जो छात्र आपके पीछे दिख रहे हैं, उनके परिवार वालों के लिए बड़ी चिंता यही है कि सुरक्षित जल्द से जल्द सरकार उनकी वापसी करवाई। वहीं भारत सरकार की लगातार ये कोशिश, ये प्रयास है कि अलग अलग उन तमाम हिस्सों से जहां पर जिस बॉर्डर पर ये तमाम छात्र पहुंच रहे हैं, वहां से उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा सके। लेकिन इन सब के बीच यूक्रेन में एक भारतीय छात्र की मौत का जिस तरह का मामला सामने आया है, हर किसी को उसने सन्न कर दिया है। और यकीनन अब यहीं से स्थिति और ज्यादा खराब ना हो, चुनौतियां कई तरह की हिंदुस्तान के मद्देनजर भी बढ़ जाती हैं। राजेश हमारे साथ लगातार, आशुतोष मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। और राजेश, अब सीधे आपका रुख करते हुए, जहां तहां कीव को जैसे भी, जिस हालत में भी छात्र हैं वो तुरंत छोड़ दें, ये एडवाइजरी भारत सरकार की ओर से जारी की गई थी। क्या बड़ी तादाद में छात्रों ने कीव छोड़ दिया है? किस तरह की जानकारी है वहां पर? अभी स्थिति क्या बनी हुई है? 30 लाख से ज्यादा की आबादी वाले इस कीव में हजारों की तादाद में भारतीय छात्र भी रहते थे। अभी उनको लेकर क्या खबर है राजेश? देखिए, कल यहाँ से जो ट्रेन स्टेशन है, मेन ट्रेन स्टेशन है कीव का, वहां से 2-3 स्पेशल ट्रेन भी चली हैं, जो हिंदुस्तानी गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने, यूक्रेन रेलवेज ने एडिशनल ट्रेन प्लेस की थी कल यहाँ पर, ताकि विद्यार्थी यहाँ से बाहर निकल सकें। और कल काफी विद्यार्थी, 1000 से 1500 के बीच में विद्यार्थी कीव छोड़ के जो बॉर्डर्स हैं, वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं, उनकी तरफ चले गए हैं। आज भी शायद ट्रेन से, उसकी मुझे जानकारी नहीं है पूरी तरह से, लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूँ। बहुत से अभिभावकों ने, छात्रों ने, जिनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं जानता नहीं था, मुझे कांटेक्ट किया है मदद के लिए। और आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं, मैं कीव में हूं यहाँ पे और आखिरी स्टेज तक यहीं पे रहूंगा। और अगर कोई भी भारतीय छात्र है
या जिसको कोई मदद की जरूरत है या फंस जाता है या इमरजेंसी हो जाती है या इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट नहीं कर पाता है तो मुझे कांटेक्ट करे। मैं पूरी कोशिश करूंगा यहाँ से जितना में से बन बनेगा ताकि उनको बाहर निकाल सकूं। ओवर। और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते लगातार वो खबर अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। और यकीनन जब से दोपहर से ये खबर सामने आई कि यूक्रेन में एक भारतीय छात्र की जान चली गई, ये हम सब के लिए बेहद दुखद खबर है। दो देशों के बीच जंग चल रही है, लेकिन अगर उसमें तीसरे और तमाम दूसरे देश भी इस तरह से पिसे तो वो स्थिति यकीनन भयावह हो जाती है। यूक्रेन के चरनीव से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि लगातार रूसी फोर्सेस का आगे बढ़ते जाना चल रहा है। वहीं चरनीव में बेलारूस की सेना के घुसने की खबर है। आपको बता दें बेलारूस को लेकर ईयू से बड़ी खबर कल सामने आई थी, जब कई आर्थिक प्रतिबंध इस देश पर लगाने की बात कही गई थी, क्योंकि ये रूस का लगातार समर्थन कर रहा है। वहीं चरनीव में बेलारूस की सेना के घुसने की खबर है। चरनीव एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो यूक्रेन का है, वहां पर बेलारूस की सेना के घुसने की खबर है। चरनीव किस हिस्से में पड़ता है? राजेश, जल्दी से इसके बारे में जानकारी दीजिए। खबर आ रही है बेलारूस की सेना वहां पर घुस गई है। ये जो है यूक्रेन के उत्तरी हिस्से में पड़ता है, ये शहर उत्तरी पूर्वी हिस्से में पड़ता है। और पूर्वी यूक्रेन में इस वक्त पूरे पूर्वी यूक्रेन में एक जो है युद्ध की स्थिति बनी हुई है और रशियन मिलिट्री जो है उसकी कार्रवाइयां काफी तेज हो गई हैं। और जो खबर आई है रशियन मीडिया से, दोनेत्स्क में लगभग 34 किलोमीटर वो यूक्रेनियन टेरिटरी के अंदर आ चुके हैं और लुगांस्क में रूसी फौजें 64 किलोमीटर अंदर आ चुकी हैं यूक्रेन के। उन्होंने इस पूरे इलाके पे कब्जा कर लिया है। खरसोन जो वो भी पूर्वी यूक्रेन में है, वहां भी बड़े पैमाने पर लड़ाई चल रही है और रूसी सेना लगातार पूर्वी यूक्रेन में आगे बढ़ रही है। खार्किव में भी यही खबर आ रही थी रूसी मीडिया से कि उन्होंने खार्किव पे कब्जा कर लिया है, लेकिन यूक्रेनियन गवर्नर हैं जो उस शहर के, उन्होंने इसका खंडन किया है। तो कितना कब्जा हुआ है, कहां का कब्जा हुआ है, स्थिति पूरी तरह से क्लियर नहीं है। लेकिन इन फ्रंट्स पर ईस्ट में और नॉर्थ में रशियन आर्मी और बेलारूसियन आर्मी, जो कि उसकी सहयोगी है रशियन आर्मी की, लगातार आगे बढ़ रही है। ओवर टू यू। लगातार रूस के जो सहयोगी देश हैं वो उसको मदद पहुंचाते हुए बेलारूस की ओर से वही कोशिशें की जा रही है। चरनीव को लेकर इस वक्त की बड़ी जानकारी जो लगातार आज तक आप तक पहुंचा रहा है विश्वम्बर दयाल जी, आप जोड़ना चाह रहे थे। बेलारूस की सेना अंदर एंट्री कर दी गई है। चरनीव को बचाने की कोशिशों में यूक्रेन लगातार लगा हुआ है, लेकिन इन सब के बीच कितनी बड़ी चुनौती अब यहीं से उसके सामने पैदा हो जाती है? देखिए, अगर अब तक ये समाचार नहीं था कि बेलोरसिया की फौज अंदर गई है, बिल्कुल, और अब तक ये था कि जो चर्नोबल है, जो कि डाइपर रिवर के वेस्ट में है या पश्चिम में है, वो कैप्चर किया था पहले दिन रशियन फोर्सेस ने। और जो नॉर्थ से वो आ रहा था, वो ऐसे लग रहा था जैसे उसी डायरेक्शन से नॉर्थ से रशियन थ्रस्ट आ रहा हो। लेकिन चरनीव जो कि रिवर के ईस्ट में है, दोनों शहर, चरनीव मेरे ख्याल में मुझे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन चरनीव सूमी और चर्नोबल के बीच में होना चाहिए, बेलोरशियन बॉर्डर के नजदीक होना चाहिए। हाँ। अगर वहां से वो घुसे हैं तो एक बात स्पष्ट है कि जो बॉर्डर टाउन्स हैं और यहाँ रशिया मैप और के जरिए भी बेलोरसिया बताने के, की कोशिश उन कर रहे पर हैं। वो अब कंप्लीट कब्जा करना चाहते हैं। आप देखिए, इस पूरे यूक्रेन के मैप के जरिए आप समझिए कि इस वक्त की स्थिति वहां पर किस तरह से बनी हुई है। एक भारतीय छात्रा की जान जाने की खबर आने के बाद हिंदुस्तान भी सकते में है। जल्दी से सिवाल साहब, बेलारूस को लेकर अब तक खबर नहीं आई थी, हालांकि लगातार वो रूस को समर्थन कर रहा था, जिसके कारण ईयू ने उसके ऊपर आर्थिक बैन लगाने की बात कल कही थी। लेकिन आज इस खबर का सामने आना ये क्या बताता है? देखो चित्रा, ये एक बिल्कुल सरप्राइज एक प्रकार से एक्शन हुआ है, क्योंकि देखो बेलारूस जो था रूस को हेल्प कर रहा था और जैसे उनकी आपस में ऑपरेशन ट्रेनिंग चल रही थी, जो नदन थ्रस्ट आया वो बेलारूस से आया, मगर बेलारूस की जो फौज एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं थी। अब वो इन्वॉल्व हो गई है और वो डायरेक्ट उसने अटैक किया है यूक्रेन में। इसका मतलब युद्ध के अंदर शामिल है और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि ये युद्ध अब बढ़ जाए, क्योंकि अब बेलारूस जो है वो खुल के आ गया रूस के साथ। तो दूसरी तरफ उधर अमेरिका भी बिल्कुल, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी तक तो रूस वर्सेस बेलारूस था। हाँ। रूस वर्सेस यूक्रेन था, अब बेलारूस जो है रूस के साथ आ गया है। तो इससे क्या है, क्या दो गुटों में अब तेजी से बढ़ती हुई विश्व व्यवस्था दिखाई दे रही है? ये एक आशंका है, क्योंकि इसलिए आशंका है कि आज तक जो लड़ाई थी ये रूस वर्सेस यूक्रेन थी। अब क्या होगा, बेलारूस खुल के आ गया रूस के साथ, उसने डायरेक्ट अटैक कर दिया यूक्रेन में। तो ये एक सिचुएशन जो है
बदल की लगता और मुझे। अगर इस तरह और से इसका एक कोई एक impact देश हो सकता सपोर्ट है। करने लगेंगे फिर तो स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी विशंबर दयाल जी, क्योंकि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी हमने देखा था कि दो देशों के बीच लड़ाई शुरू हुई और एक एक देश जुड़ते हुए चले गए और उसके बाद विश्व युद्ध की भयावह शक्ल के तौर पर सामने आया था सब कुछ। देखिए, हमें कई बार सुनने में आया है हमारे रिपोर्टर्स से भी कि यूक्रेन के अंदर ऑलरेडी यूक्रेन की सेना के साथ जॉर्जियंस हैं जो कि यूक्रेन से ज्यादा एफिनिटी रखते हैं और रशिया के खिलाफ है। तो और रशिया और बेलोरसिया की तो बिल्कुल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, नॉन पार्टनरशिप है, जैसे रशिया और तजिकिस्तान की है। और मैं चित्रा आपसे एक पिछले सब्जेक्ट पर एक वो चाह रहा था, क्योंकि हम यहाँ चैनल पर बैठे हैं, सिर्फ हम यहाँ हम भारत सरकार से आपके चैनल के जरिए और सबसे मैं ये अपील करना चाहूंगा, देखिए जो हमारे स्टूडेंट्स बॉर्डर पर आ रहे हैं उससे और एयरपोर्ट तक आने में टाइम लगता है। बिल्कुल। हमारे जो मंत्री गए हैं बहुत अच्छा सिंबल है, हमारे जो एमईए है बहुत, लेकिन हमारी एम्बेसीज के पास इतनी वेर विदौल नहीं है। मैं भारत सरकार से आपके चैनल के जरिए हाईएस्ट लेवल पे रिक्वेस्ट करूंगा कि एनडीआरएफ को इमीडिएटली लॉन्च किया जाए। एनडीआरएफ पोलैंड के अंदर, हंगरी के अंदर और अपना रोमानिया के अंदर, ब्रातिस्लावा के अंदर बॉर्डर के पास जो है पूरी की पूरी एनडीआरएफ बड़ा कैंप लगाए, मेडिकल एड हो, खाना हो। एक बार अगर भारतीय नागरिक बॉर्डर पर आ जाता है तो उसके बाद उसकी देखभाल की जाए, क्योंकि ये बच्चे कह रहे हैं वहां 500 आदमी है, 700, वहां -5 डिग्रीज है। ऐसे में अगर शेल्टर नहीं है, कवर नहीं है और कोई नहीं दे सकता आपको, देखिए जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उनको हमारे लिए नहीं, रिफ्यूजी ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए काम करेगी यूएन की। हमें ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि अगला जहाज जो जा रहा है वो एनडीआरएफ को लेके जाए। दिनेश नैन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास में जाऊंगी, लेकिन And I'm sure, I'm convinced there is an expression, Ukrainian choice, European choice of Ukraine. That's what we're striving for, and that's what we're going to, and we went to. So I would like to hear that from you to us, we could hear the Ukrainian choice for Europe from you. I have some time off here because we have breaks between the missile strikes and bombardments. And this morning was a very tragic one for us. 2 cruise missiles hit Kharkiv, the city which is located to the borders of the Russian Federation. There were always many Russians there, and they're always friendly. There were warm relations there. More than 20 universities are there. It's the city that has the largest number of universities in our country. The youth is bright, smart there. The people who gathered there all the time and was gathering there all the time for celebrating all celebrations on the largest square in our country, the Freedom Square, and this is the largest square in Europe, and that's true. This is called the Freedom Square. Can you imagine this morning 2 cruise missiles hit this Freedom Square, dozens of killed ones. This is the price of freedom. We are fighting just for our land and for our freedom. Despite the fact that all large cities of our country are now blocked, nobody is going to enter an country. And believe you me, every square up to today, no matter what it's called, it's going to be called, as today, Freedom Square in every city of our country. Nobody is going to break us. We're strong. We're Ukrainians. We have a desire to see our children
alive. I think it's a fair one. Yesterday, 16 children were killed. Again and again, President Putin is going to say that is some kind of operation and we are hitting a military infrastructure. Where are our children? What kind of military factories do they work at? What tanks are they going with? Or launching cruise missiles? He killed 16 people just yesterday. Dear, our people are very much motivated, very much so. We are fighting for our rights, for our freedoms, for life, for our life. And now we're fighting for survival. And this is the highest of our motivation. But we are fighting also to be equal members of Europe. I believe that today we are showing everybody that's exactly what we are. The European Union is going to be much stronger with us, so that's for sure. Without you, Ukraine is going to be lonely, lonesome. We have proven our strength. We have proven that as at a minimum we are exactly the same as you are. So do prove that you are with us. Do prove that you will not let us go. Do prove that you indeed are Europeans. And then life will win over death and light will win over darkness. Glory be to Ukraine. बेहद अहम हो जाती है। ईयू को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, और आपने देखा उनकी बात खत्म होने के बाद ईयू के तमाम देशों की ओर से कैसे खड़े होकर उनकी बातों के प्रति अपना सम्मान जाहिर किया गया है। और यकीनन बहुत जरूरी भी है कि यूक्रेन को जिस तरह तमाम देशों का समर्थन मिल रहा है उससे उसके हौसले बढ़े हुए हैं, और जो बड़ी बातें ज़ेलेंस्की की ओर से कही गई हैं, सभी देशों का हमें समर्थन मिल रहा है। रूस के हमले में 16 बच्चे मारे गए, इसका जिक्र किया खार्किव में रूस के, और ये देखिए मुट्ठी बांध के फिर अपना हाथ खोला और उसके बाद वहां से चले जाते हैं। वर्चुअली संबोधित कर रहे थे ईयू को यहां से यूक्रेन के प्रेसिडेंट, और यकीनन उनके एक एक शब्द इस भरोसे के साथ भरे हुए हैं कि कैसे वो अपनी आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने में लगातार लगे हुए हैं। राजेश पवार हमारे सहयोगी सीधे कीव में उस जगह से जुड़े हुए हैं जिसका जिक्र राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी करते हुए आपको नजर आ रहे थे। ये जो आत्मविश्वास नजर आ रहा है राजेश प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का, ये क्या बताता है? और ईयू के देशों की ओर से खड़े होकर उनकी बातों का जिस तरह समर्थन किया गया, इसके मायने क्या समझे जाए? देखिए, जिस जगह का जिक्र किया है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने, फ्रीडम स्क्वायर का, जो यूरोप का सबसे बड़ा स्क्वायर है, मैं इस वक्त वहीं पे खड़ा हूं जहां का वो जिक्र कर रहे थे। उन्होंने बोला कि यहाँ 2 मिसाइल स्ट्राइक किए हैं। जहां तक मुझे समझ में आया, उन्होंने बोला कि ये फ्रीडम स्क्वायर में स्ट्राइक किए 2 मिसाइल। मैं, अगर आप इजाजत दें तो दिखाना चाहूंगा फ्रीडम स्क्वायर दर्शकों इस वक्त, और वहां क्या चल रहा है। क्या मैं दिखा सकता हूं इसे घुमा के कैमरा को? इस वक्त राजेश दिखाएं, आप दिखाते भी रहें और बताते भी रहें, अपनी आंखों देखिए आप क्या आसपास देख अगर रहे हैं, आप देख सकते हैं तो ये है फ्रीडम स्क्वायर, ये है यूक्रेन की संप्रभुता और उसके विद्रोह का निशानी। जितने भी यहाँ आंदोलन हुए हैं, जब भी यूक्रेन की नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म की बात आती है तो वो शुरू होती है इस फ्रीडम स्क्वायर से। आप देख पाएंगे ये ऊपर फ्रीडम की वो देवी है जो रक्षा करती है यूक्रेन की, और ये उनका नेशनल सिंबल्स हैं। और ये देखें पीछे एक ट्रक जो है यहाँ मिट्टी गिरा रहा है रोड को ब्लॉक करने के लिए। इस रोड को अभी ब्लॉक कर दिया जाएगा पूरा। ये मैं जो दिखा रहा हूं आपको, ये है फ्रीडम स्क्वायर यूक्रेन का, जिसकी बात राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कर रहे थे।
अभी उनके कॉन्फिडेंस की बात है, बच्चों के मरने की बात है। कल मैंने अपनी रिपोर्ट में एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल से रिपोर्ट दिखाई थी, वहां के डायरेक्टर का भी ये कहना था कि काफी बच्चे जो है हताहत होके यहाँ एडमिट हो रहे हैं हॉस्पिटल्स में। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जेलेंस्की जो हैं वो एक इमोशन इवोक कर रहे हैं पूरे विश्व में और खासकर पश्चिमी देशों में कि जो रूस कर रहा है वो बहुत ही बैरिक है, बहुत ही क्रूर है और हम सबको इकट्ठा होकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं ये आह्वान करते दिख रहे थे और उनसे मदद की एक रिक्वेस्ट भी वो कर रहे थे और जिसका काफी इफेक्ट इस वक्त वेस्ट में हो रहा है, यूरोप में हो रहा है। यूरोप के वो देश जैसे जर्मनी जिसने आज से 10 दिन पहले तक यूक्रेन को हथियार देने से मना कर दिया था, उन्होंने बोला था हम सब हेल्प करेंगे पर हथियार नहीं भेजेंगे, वो भी अब हथियार भेज रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट जेलेंस्की की अपील का असर पश्चिमी देशों में होता दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर दो स्थिति राजेश बनती हुई दिखाई दे रही है। एक ये कि यूक्रेन के साथ तमाम देश जो पर्दे के पीछे थे अब तक वो खोलकर सामने आ रहे हैं और हथियार लगातार मुहैया करा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि अगर यूक्रेन को किसी ने सैन्य मदद की और उसका इस्तेमाल रूस के खिलाफ किया गया तो फिर इसका नतीजा भुगतने के लिए दूसरे देश भी तैयार रहें। गुटों में बंटा हुआ ये दोनों का दोनों हिस्सा दिखाई दे रहा है। कुछ रूस के साथ खड़े हैं क्योंकि अब बेलारूस रूस के समर्थन में सामने आकर वो धीरे धीरे यूक्रेन के कुछ हिस्सों के भीतर दाखिल हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के समर्थन में भी खोलकर तमाम देश सामने आने लगे हैं। इससे आशंका इस बात की और ज्यादा बढ़ जाती है कि कहीं दो खेमों में बटे हुए ये मुल्क आगे आने वाले वक्त में तीसरे विश्व युद्ध का शंखनाद हुंकार न कर दें। इस बात को लेकर डर की आहट भी चारों तरफ इस वक्त बनी हुई है। राजेश देखिए, जहां तक गुट्स का सवाल है, रूस, बेलारूस और कजाकिस्तान ये एक गुट तो पहले से ही है, सभी जानते हैं और ये ओपन है, इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है। ये इकोनॉमिक अलायंस भी है और मिलिट्री अलायंस भी है और नेटो दूसरी तरफ जो कि एक मिलिट्री अलायंस है। तो ये गुट तो पूरी दुनिया जानती है, ओपन है, सामने है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है, जो एक्स फैक्टर है, वो है चीन, कि चीन किस तरफ जाएगा या न्यूट्रल रहेगा। और अगर चीन इस ग्रुप को ज्वाइन करता है, रशिया, बेलारूस और कजाकिस्तान के, तो ये दो ग्रुप हैं जो इकोनॉमिकली और मिलिटरीली बिल्कुल बराबर के हैं और फिर जो है हालात बहुत ही खतरनाक हो जाएंगे। तो बहुत बड़ा एक जो इस हालात को टिल्ट करने वाला फैक्टर है, एक्स फैक्टर है, वो है चीन का समर्थन। और चीन ने खुलकर अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, कोई उसने एक इशारा नहीं किया अभी तक कि वो क्या करने वाला है। उसने यूएन जनरल असेंबली में और सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग से एब्सटेन किया है कि उसने उसमें हिस्सा नहीं लिया है, पर वो अपने आप में कोई बड़ा इशारा नहीं है और कुछ समझना कि वो क्या करने वाला है मुश्किल है। वेट एंड वॉच की पोजीशन में चीन इस वक्त है, लेकिन रूस अगर अलग थलग पड़ेगा तो यहाँ पर चीन मजबूत होता हुआ चला जाएगा और आगे आने वाले वक्त में भारत के लिए भी यहाँ से बड़ी चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। उस पर मैं आऊंगी, लेकिन एक बार फिर से चूंकि जेलेंस्की ने जिन बातों का जिक्र किया है, प्रेसिडेंट कीव में ही थे, रूस की ओर से बार बार दावा किया जा रहा है राजेश कि कीव छोड़कर वो भाग चुके हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया। दुनिया भर की बातें रूसी मीडिया की ओर से लगातार प्रोपेगेट की जा रही थी, लेकिन आज साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन में ही है, अपने लोगों के लिए लगातार वो लड़ाई लड़ रहे हैं और दूसरे देशों से वो मदद भी मांग रहे हैं खोलकर, और वो बोल रहे हैं कि आइए हमारे साथ लड़िए, क्योंकि मानव जाति को बचाने के लिए ये बड़ी चुनौती है। और इसी वजह से उनकी ओर से ये भी कहा गया कि क्रूज मिसाइलें कैसे रूस की ओर से दागी जा रही हैं। देखिए, मैं अभी फ्रीडम स्क्वायर में खड़ा हूं, जो उन्होंने अपने भाषण में बोला है, अभी उन्होंने कहा है फ्रीडम स्क्वायर जो हमारी आजादी की निशानी है, वहां पर 2 क्रूज मिसाइल्स गिरी हैं और वो तबाह हुआ है। मैं फ्रीडम स्क्वायर के अंदर खड़ा हूं इस वक्त, जिसका उन्होंने जिक्र किया है, कीव के बिल्कुल सेंटर में, यहाँ कोई क्रूज मिसाइल नहीं गिरी है। हाँ, कल जिस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा था, मेरे से लगभग 1 किलोमीटर दूर बड़ा धमाका हुआ था, वहां मुझे अंदाजा है कि एक क्रूज मिसाइल गिरी है। लेकिन फ्रीडम स्क्वायर प्रॉपर में यहाँ कोई बम, मिसाइल, रॉकेट या कुछ भी इस तरह धमाका नहीं हुआ है। मैं आपको अभी उसी जगह से रिपोर्ट कर रहा हूं जिसका जेलेंस्की ने अपने भाषण में जिक्र किया है। दूसरा सवाल कि जेलेंस्की इस वक्त कहां है, देखिए कोई नहीं जानता उन्होंने ये एड्रेस कहां से किया है, लेकिन जब आप आम लोगों से बात करें, जो यूक्रेन के समर्थक हैं वो मानते हैं कि जेलेंस्की देश के अंदर ही है, और कुछ का तो ये कहना है कि वो इस वक्त दोनबास के इलाके में है, जहां इस वक्त घमासान लड़ाई चल रही है और वो फौज के साथ वहां हैं, उनकी सुरक्षा में और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए वो इस वक्त वहां उपस्थित हैं। ओवर टू यू।
और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है क्योंकि उनका देश जिस दौर से इस समय गुजर रहा है, इसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। 15 दिन पहले तक ऐसा लग रहा था कि सारी चीजें सामान्य तौर पर आगे की ओर बढ़ रही हैं, लेकिन उसके बाद बीते एक हफ्ते से युद्ध ने जो रूप अख्तियार कर लिया है, उससे डर और दहशत का माहौल न सिर्फ इन दोनों देशों के बीच जबकि दुनिया के तमाम मुल्कों के बीच भी इस वक्त पैदा हो गई है कि आगे क्या होगा। रह रहकर इस बात को लेकर डर और आशंका के बादल छाए हुए हैं। इन सबके बीच एक और सवाल जल्दी से अपने दर्शकों को यहां पर हम बताते चले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 21 साल के छात्र नवीन जो यूक्रेन में मारे गए, उनके परिवार वालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है, उनके परिवार को ढांढस बंधाया है और इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। इस तरह की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कही गई हैं। लेकिन अब सीधे आपके पास आते हुए यहाँ पर राजेश, चूंकि स्थिति कीव की खराब होती हुई चली जा रही है, खार्किव की खराब होती हुई चली जा रही है और कई ऐसे बड़े शहर हैं जो रूस के बेलारूस के निशाने पर हैं। ऐसी स्थिति में अब आगे की स्ट्रैटेजी आपको क्या नजर आ रही है? और तमाम दूसरे मुल्कों की ओर से बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद में फौरन लौट लूंगी राजेश आपके पास। इस वक्त की बड़ी खबर का हम सीधे रुख करेंगे। आपको बताते चले, खार्किव में एक भारतीय छात्र की मौत के बाद ये बेहद दुखद खबर जो सामने आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतक छात्र नवीन के पिता से उन्होंने फोन पर बातचीत की है। खार्किव में एक भारतीय छात्र जिनकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, उनकी मौत हो गई। 21 साल के नवीन शेखरप्पा हमारे बीच नहीं रहे। वो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए वहां पर गए हुए थे, लेकिन रूस की ओर से जो गोलाबारी हुई है उसमें उनकी जान चली गई। नवीन के खार्किव में गोलाबारी में जान चली गई। उनके परिवार वालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बातचीत की है। अपने आप में बेहद दुखद ये खबर सामने आई, इस तरह की उम्मीद नहीं की जा रही थी। हालांकि आज ही भारत सरकार की ओर से एडवाइजरी भी खासतौर से कीव जो कि यूक्रेन की राजधानी है उसको लेकर जारी की गई थी कि कीव में जो भी बच्चे स्टूडेंट हैं वो तुरंत बॉर्डर एरिया में चले जाएं। लेकिन तब तक खार्किव से ये बुरी खबर सामने आती है। हर कोई स्तब्ध, पूरा देश नवीन के परिवार के साथ खड़ा है। इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके पिता से बातचीत कर उनके पिता को दुख की इस घड़ी में सब लोग उनके साथ खड़े हैं, परिवार को ढांढस बंधाने की कोशिश की है। सीधे राजेश में आपका रुख करते हुए, क्योंकि बार बार ज़ेलेंस्की सामने आकर अगर अपनी बातें कह रहे हैं और हम ईयू की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, तमाम देशों ने जब खड़े होकर तालियां बजाकर उनकी बातों का स्वागत किया, अभिनंदन किया, इसके मायने बहुत दूर तक जाते हैं। मुट्ठी बांधकर अपनी मुट्ठी खोलते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं वहां से ज़ेलेंस्की। उनके सामने किस किस तरह की चुनौतियां हैं और आगे ये पूरा का पूरा युद्ध कहां बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, जहां तक युद्ध की स्थिति है, पूरी यूक्रेन में इस वक्त रशियन सेना आगे बढ़ रही है और युद्ध पूरी ऊंचाई पर है। अभी रशिया ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है पूरी यूक्रेन में, दोनबास के इलाकों में। और जैसा मैंने पहले बोला, रूसी सेना काफी अंदर तक पहुंच चुकी है। लुगांस्क के एरिया में जो रूसी मीडिया से खबर है, जिसको वेरीफाई करना मुश्किल है, वो ये है कि 64 किलोमीटर अंदर तक रूसी सेना आ चुकी है यूक्रेन के, और लुगांस्क के एरिया में 34 किलोमीटर तक। उसके अलावा खरसोन में भी युद्ध चल रहा है और दिशा में भी लड़ाई चल रही है। पूरा पूर्वी यूक्रेन इस वक्त कन्वेंशनल वॉरफेयर चल रहा है, वहां पूरी जोरों पर लड़ाई है। जहां तक बाकी बचा हुआ यूक्रेन है, कैन यू हियर दिस? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी करें। है कि अभी हवाई हमला या मिसाइल हमले की आशंका है। आप देखिए, जहां तक इसीलिए जरूरी है कि जो विद्यार्थी अभी यहाँ कीव में हैं, मेरा उनसे विनम्र अनुरोध है कि प्लीज, आप आज भी ट्रेन जा रही हैं, टैक्सी चल रही हैं, ये एयर रेड सायरन्स यहाँ अभी बहुत नॉर्मल हो गए हैं। तो मैं अपनी बात पूरी कर लूं कि जो छात्र अभी भी कीव में हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, ट्रेन चल रही है, टैक्सी चल रही है, और अगर कोई विद्यार्थी नहीं निकल पा रहा है कीव से, तो कृपया करके मेरा नंबर आप फ्लैश कर सकते हैं, मैं यहां हूं। मैं यहां हूं इस वक्त और यहीं पर रहूंगा, और अगर मैं जो मदद कर सकता हूं मैं करूंगा, और कोशिश करूंगा किसी तरह से वो ट्रेन स्टेशन तक पहुंच जाएं। तो मैं ये अनुरोध करता हूं हर छात्र से, हर हिंदुस्तानी से जिसका रहना जरूरी नहीं है, वो इस वक्त निकल जाए। अगले 48 घंटे में कीव के ऊपर भारी हमले की आशंका है।
आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। तो प्लीज आप ये मैसेज पास करें, कोई भी विद्यार्थी या भारतीय यहाँ फंसा हुआ है, ट्रेन स्टेशन तरफ जाए, ट्रेन निकल रही है अभी भी, टैक्सी भी ले सकता है, निकल सकता है अभी, लेकिन 48 घंटे के बाद यहाँ से निकलना। अड़तालीस घंटे के बाद यहां से निकलना लगभग असंभव हो जाएगा। और मैं ये अनुरोध करता हूं, अगर कोई भारतीय नहीं किसी से कांटेक्ट कर पा रहा है एम्बेसी से, वो बोल रहे हैं लाइंस कोई उठाता नहीं है, आप मेरा नंबर फ्लैश कर सकते हैं, मैं मदद करने के तैयार हूं। हमेशा 24 घंटे यहाँ जो भी बन पाएगा। जी राजेश, देखिए ये लगातार सायरन इस बात की इंडिकेशन है कि एयर रेड की संभावना है या मिसाइल रेड की संभावना है कीव के ऊपर। मैं इस वक्त कीव के फ्रीडम स्क्वायर से बोल रहा हूं, जिसका जिक्र ज़ेलेंस्की ने अभी अपने भाषण में किया था। ओवर टू यू। कीव में लगातार सायरन की आवाज, लगातार जब से हमारे संवाददाता वहां पर खड़े हैं, आपने सुना कई बार, 7 से 8 बार वहां पर सायरन की आवाज जो डर और दहशत से भर देने वाली है। आपको बता दें वहां पर जबरदस्त तरीके से हमले की आशंका जताई जा रही है। यही कारण है कि बार बार सायरन की आवाज वहां पर सुनाई देती हुई। राजेश, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, ये जो आवाजें 7 से 8 बार हमारे तमाम दर्शकों ने सुना आपके जरिए, प्लीज आप भी अपना बहुत ख्याल रखें। जिस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है, आप भी पूरी तरह से सुरक्षित रहें, क्योंकि आपका युद्ध क्षेत्र से इतने खतरनाक जगह से एक एक तस्वीरें हमारे पास भेज पाना और दर्शकों को जागरूक करके उनके जो छात्र फंसे हुए उनके बारे में जानकारी देना, ये काफी ज्यादा अहम है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो सायरन की आवाज आ रही थी, इसके मतलब क्या है? कब हमला हो सकता है? इस तरह की जब आवाजें वहां पर आसपास के क्षेत्रों में फैलाई जाती हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए, जगह को छोड़ने के लिए जब बताई जाती हैं, तो किस तरह के हालात बनते हैं? आगे आने वाला वक्त कितने घंटे के बाद वहां पर बेहद चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है राजेश? देखिए, जब ये एयर सायरन्स बजते हैं, ये तब बजते हैं जब आपके जो एयर डिटेक्शन रडार्स हैं, जो रडार लगे हुए हैं सीमा पे या शहर के बाहर, वो कोई एक्टिविटी डिटेक्ट करते हैं, जहाज आने की, इनकमिंग जहाज की, इनकमिंग मिसाइल्स की या रॉकेट्स की। जब वो रडार डिटेक्ट करते हैं जो शहर से लगभग 15, 20, 25, 50 किलोमीटर दूर, तो ये सायरन बजाए जाते हैं, ताकि जो नागरिक हैं वो कहीं ना कहीं बॉम्ब शेल्टर में या किसी तहखाने में या ऐसी जगह जहां सुरक्षित है, जहां बम से वो बच सकते हैं, वो शरण ले लें। ये सायरन इसलिए बजाया जाता है नागरिकों को चेताने के लिए। और इस वक्त यहाँ ये सायरन बहुत कॉमन हो गए हैं। और यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने आज सुबह जो निर्देश जारी किए हैं, उन्होंने बोला है कि जो नागरिक पीछे रह गए हैं कीव में, वो परमानेंट शेल्टर्स में ही रहें, वो अपने घर में ना रहें, अपने क्वार्टर्स में ना रहें, वो परमानेंट शेल्टर्स में ही रुके आज पूरा दिन और आज की पूरी रात। जो इस तरफ इशारा करता है कि हमला होने की आशंका यहाँ की गवर्नमेंट को आज रात की है। लेकिन मेरा मानना है कि फुल फ्लेड जो हमला होगा वो आज नहीं, प्रॉब्ली कल की रात को होगा, क्योंकि जो पोलैंड और बेलारूस के बॉर्डर पे जो दूसरी राउंड होनी है बातचीत की, शायद रशिया उसका इंतजार करेगा पूरा फुल फ्लेजेड इन्वेजन करने से पहले। ओवर टू यू। ये महत्वपूर्ण जानकारी राजेश आप दे रहे हैं। मैं चाहूंगी आसपास की तस्वीर एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि प्रेसिडेंट जो यूक्रेन के हैं उनकी ओर से इस जगह का जिक्र किया गया है। वहां पर ऊंची ऊंची इमारतें भी हम देख रहे हैं, कीव में कई जगहों पर हमला भी हुआ है। विस्तार से उसके बारे में, आज 6वां दिन है और इन 6 दिनों में ये जो राजधानी कीव है वो कितनी बदल चुकी है। देखिए, आपको नजर आ रहा होगा सामने, ये फ्रीडम स्क्वायर है जिसका जिक्र ज़ेलेंस्की ने किया है। इसके पीछे आपको एक बहुत ही बड़ी ऊंची पीले रंग की बिल्डिंग दिख रही होगी। ये है होटल यूक्रेनिया, यहाँ का सबसे मशहूर और सबसे बड़ा होटल। इसमें कल तक फॉरेन जर्नलिस्ट रह रहे थे। मैं आपको एक खबर दे दूं कि इटली, फ्रांस, स्पेन, इन तीनों मुल्कों ने आज सुबह अपने सारे रिपोर्टर्स यूक्रेन से और कीव से निकालने का फैसला किया है। मिलिट्री ने इन सबको इस होटल से निकाल दिया है और इस होटल में अभी सिर्फ आर्मी के, यूक्रेनियन आर्मी के लोग रह रहे हैं और इसमें भी कोई पत्रकार नहीं है। सारे पत्रकार जो हैं, खासकर इन 3-4 देशों के, आज सुबह अपने बैग्स पैक कर रहे थे और वो इस वक्त कीव छोड़ चुके हैं। अभी बहुत कम पत्रकार यहाँ बचे हैं जो कीव के अंदर अभी तक हैं। ओवर टू यू।
आपसे भी राजेश ये गुजारिश है कि प्लीज आप अपना बहुत ध्यान रखें, क्योंकि लगातार युद्ध का ये जो सायरन बज रहा है वहां पर आसमान से, वो यकीनन सभी को दहशत से भर देने के लिए काफी, और रह रहकर जब सायरन वहां पर बजता है, बंकरों में जो छिपे हुए बैठे हुए लोग हैं या फिर आसपास की इमारतों में जो लोग हैं, उनके भीतर क्या एहसास इस वक्त हो रहा होगा, इस बात को हम समझ सकते हैं। मैं आपसे चाहूंगी, कीव में जो तकरीबन 30 लाख से ज्यादा की आबादी वाला ये शहर, अभी इस समय कुल कितने लोग वहां पर मौजूद होंगे, इस बारे में कोई भी जानकारी क्या आपको मिल पाई है राजेश? देखिए, मैं लगातार यहाँ लोगों से, लोकल लोगों से बातचीत में करता रहता हूँ, अभी भी उनके संपर्क में हूँ। मैं कम से कम 100 मेरे ऐसे कॉन्टेक्ट्स हैं यहाँ पे, जिनसे मैं लगातार खबरें ले रहा हूँ पूरे शहर की, आसपास की, क्या हो रहा है, लोकल लोग क्या सोच रहे हैं। क्योंकि मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, वेस्टर्न मीडिया कुछ और रिपोर्ट कर रहा है, रशियन मीडिया कुछ और रिपोर्ट कर रहा है, यूक्रेनियन मीडिया कुछ और रिपोर्ट कर रहा है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया की हर चीज लोग सही नहीं मानते हैं कई बार। तो मैं ये जानने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअली ग्राउंड पे क्या हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि लगभग 80% लोग की स्थिति छोड़ के जा चुके हैं। अभी नहीं, पिछले 4-5 दिन पहले वो छोड़ के जा चुके हैं। यहाँ सिर्फ वो लोग हैं जो छोड़ नहीं पा रहे हैं किसी भी कारण से, अदरवाइज सभी लोग छोड़ के जा चुके हैं। जो लोग बचे हैं उनमें से ज्यादातर लोग, बार-बार एडवाइजरी जारी की जा रही है, लोगों को कहा जा रहा है वो बंकर में चले जाएं, इसके बावजूद आप बोल रहे हैं कि 20% ऐसी जनता अभी भी है जो कीव शहर के भीतर मौजूद है। क्या कारण है कि लोग नहीं छोड़कर जा रहे हैं कीव? देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोग इतने समर्थ नहीं है फाइनेंशियली, गाड़ी नहीं है, कार नहीं है, उनके पास मींस नहीं जाने के। कुछ वो लोग हैं जिनके यहाँ बहुत जरूरी काम है, किसी भी कारणवश वो नहीं जा रहे हैं। तीसरे वो लोग हैं जो असेंशियल सर्विसेज में लगे हुए हैं। देखिए, जहां मैं अभी रुका हुआ हूँ वहां खाने की कमी जरूर है, लेकिन अभी भी पानी आ रहा है, गर्म पानी आ रहा है, लाइट है, हीटिंग है। ये असेंशियल सर्विसेज है। ये बहुत ठंडा मुल्क है। यहाँ इस वक्त टेम्परेचर जब मैं बोल रहा हूँ -6 डिग्री है, और इसमें अगर हीटिंग नहीं होगी बिल्डिंग में, आप जम के वैसे मर जाएंगे। तो ये सारी जो सर्विसेज है अभी चालू है यहाँ पर। देखिए, अपने आप में हैरानी की बात है, इतनी बमबारी हो रही है, वॉर चल रही है, लेकिन ये सभी सर्विसेज अभी भी मेंटेन है। तो जो लोग इसमें लगे हुए हैं वो सब यहाँ रुके हुए हैं। इसके अलावा वॉलंटियर्स हैं जो अपने देश के लिए लड़ना चाहते हैं, जिन्होंने बोला है कि हम हथियार उठाएंगे, और जिनको गवर्नमेंट ने हथियार प्रोवाइड किए हैं। हमने ऐसे लोगों के साथ 3-4 दिन पहले इंटरव्यूज किए हैं, और आज तक और इंडिया टुडे में हमने वो तस्वीरें दिखाई हैं। तो ये लोग पीछे डटे हुए हैं यहाँ पर, जो बोल रहे हैं कि अगर रूसी अंदर आते हैं तो हम आखिरी दम तक उनका मुकाबला करेंगे। यही सिर्फ 20% लोग हैं जो इस वक्त यहाँ हैं, बाकी सब छोड़ के जा चुके हैं। और इन 20% लोगों में ही ज्यादातर लोग जो हैं दिन और रात दोनों वक्त शेल्टर के अंदर रहते हैं। ओवर टू यू। आम लोगों ने भी हथियार उठा लिए हैं, जो लोग कीव में इस वक्त रुके हुए हैं। जैसा कि राजेश लगातार इस बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, अपनी राजधानी को बचाने की ये कोशिश है। वहीं रूसी सेना लगातार चारों तरफ से घेराबंदी करती हुई, इन सब के बीच आपको बताते चले, राष्ट्रपति जेलेंस्की यूक्रेन की ओर से EU में अपनी बात सामने रखते हैं, और उनका ये कहना है कि हर हाल में हम लड़ेंगे, और अपने आत्मविश्वास को जाहिर करने की कोशिश और रूस को मात देने की कोशिश। आगे क्या होगा, युद्ध का ये जो सायरन बज रहा है, उससे हालात और कितने बिगड़ते हुए चले जाएंगे, आगे आने वाला वक्त कीव और खार्किव के लिए कितना बड़ा चैलेंजिंग रहने वाला है, कितनी चुनौतियों को साथ में लेकर आने वाला है, और रूस कहां तक यूक्रेन के भीतर दाखिल हो जाएगा, इस पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी।